नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फिराक गोरखपुरी साहब की रुबाइयाँ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कवि परिचय बड़ी ट्रिक के साथ। ये आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। जो कवि परिचय हम पढ़ेंगे वो ट्रिक के साथ मैं आपको याद करा दूंगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। अभी बताता हूँ। उसके साथ ही हम महत्वपूर्ण दो व्याख्याएं पढ़ने वाले हैं जो सप्रसंग व्याख्या आपके परीक्षा में आने वाली है। इसके अलावा हम 10 एमसीक्यूज और 10 वन लाइनर प्रश्न करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा ये रिवीजन चल रहा है और इस रिवीजन सीरीज के तहत वन शॉर्ट रिवीजन चैप्टर वाइज और उसके बाद फिर कंबाइन पूरी बुक का रिवीजन आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फिराक गोरखपुरी साहब का परिचय, और वो भी ट्रिक के साथ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे लेखक हैं, उनकी बहुत सारी रचनाएं होती है, उनका जन्म, उनके पुरस्कार और उनकी लेखन शैली, अब क्या क्या याद करेंगे। तो ये जो आप है ना, एक सिर्फ 2 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। एक कविता के रूप में आप इसे याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, परीक्षा के बाद भी नहीं भूलेंगे। तो देखो क्या है। रघुपति जन्मे गोरखपुर में सन 96 की बात है। इलाहाबाद से अंग्रेजी एमए यही उनकी शुरुआत है। ध्यान से समझना। आगे क्या लिखा है। गुले नगमा पर मिला साहित्य और ज्ञान, क्योंकि इनको 2 पुरस्कार मिले थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार और साथ ही साथ इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। उर्दू में घोली लोक भाषा की शान। तो अब यहाँ पे जो कलर किया हुआ ना, वो सारी चीज आपको ध्यान देनी। पहली बात तो हम बात कर रहे हैं रघुपति साहब गोरखपुरी साहब की। इनका नाम जो है ना, अभी फिराक गोरखपुरी हम इन्हें कहते हैं, इनका मूल नाम रघुपति साहब है, ये भी आपको याद हो जाएगा। जन्म इनका गोरखपुर में हुआ था। इसके बाद 1896, ध्यान रखना 1996 मत कर लेना, 1896 में इनका जन्म हुआ था और इलाहाबाद से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। उसके बाद इनको जो है ना, इनकी एक रचना है गुले नगमा, बड़ी प्रसिद्ध रचना रही है, आगे प्रश्न भी आएगा इस पर। तो उस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और साथ ही साथ इन्हें एक ज्ञानपीठ पुरस्कार भी भारत सरकार के द्वारा मिला था। साथ ही इन्होंने उर्दू भाषा के ये कवि हैं। उर्दू में इन्होंने जो रुबाइयां लिखी है, जैसे हिंदी में छंद होते हैं वैसे उर्दू में रुबाइयां होती है, और इसकी रुबाइयों की अपनी अपनी विशेषताएं जो आगे इस पर भी एक प्रश्न आने वाला है। तो इस तरीके से इन्होंने जो है आपको इनका परिचय याद करना है। इस ट्रिक से आप उनका मूल नाम, जैसे रघुपति साहब, इनका जन्म स्थान हमने देखा गोरखपुर में 1896 में, उनकी शिक्षा इलाहाबाद से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया, इनकी रचना या पुरस्कार गुले नगमा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साथ ही साथ उनकी उर्दू, उनकी शायरी की विशेषताएं आसानी से हम याद कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये ट्रिक मुझे ये बताना है, ताकि मैं आगे आने वाली जो हमारी क्लासेस हैं उसमें भी आपको इसी प्रकार ट्रिक के साथ हर कवि, हर लेखक का परिचय पूरा याद करा दूंगा। 2 नंबर का, 4 नंबर का जो भी प्रश्न आएगा, इसे आप जरूर याद करके परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 2 मिनट का अभ्यास करिए, 5 मिनट का अभ्यास करिए, आपको शानदार तरीके से याद हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अब जो हमारा इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें सप्रसंग व्याख्याएं भी हैं, एमसीक्यूज भी है, वो सब कुछ हम करने वाले हैं। तो परिचय हमने पढ़ लिया है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। तो आपको इस तरीके से जो है वो शानदार तरीके से ट्रिक के साथ याद कर लेना है। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले सिर्फ 3 प्रश्न हम देखेंगे, हल्के से, सिंपल से, लेकिन इंपॉर्टेंट परीक्षा के दृष्टिकोण से, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है भाई, कि पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, 1 मिनट है ना, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। चलिए, तो प्रश्न ये है पहला। चलिए, पहला प्रश्न है कि फिराक गोरखपुरी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो अभी हमने पढ़ा ना क्या, गुले नगमा, ठीक है, याद रखना आपको। दूसरा है प्रश्न कि फिराक की शायरी किस भाषा का अनूठा संगम है। तो हमने देखा इनकी मूल भाषा उर्दू है और साथ ही साथ हिंदी के शब्द भी है, तो उर्दू और हिंदी हिंदुस्तानी भाषा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, फिराक ने किस पद पर कार्य किया था। तो इन्होंने डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्य किया था। उसके बाद फिर इन्होंने त्यागपत्र दिया था और फिर ये विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने थे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो है, अब यहां पे हम करने वाले हैं थोड़ा सा इनकी जो इस केंद्रीय भाव इस कविता का, क्योंकि हर कविता का एक केंद्रीय भाव होता है और उस पर प्रश्न बनता है कि इस कविता का मूल भाव क्या है या इसका केंद्रीय भाव क्या है। तो जो रुबाइयां है, इसका केंद्रीय भाव क्या है। पहला तो है वात्सल्य रस की, यहाँ पे जो वात्सल्य रस है उसको बताया गया है, और साथ ही साथ लोक जीवन और हमारे पर्वों पर भी बात करी है फिराक गोरखपुरी साहब ने। फिराक की रुबाइयों में माँ और बच्चे के बीच के निश्चल प्रेम का अद्भुत चित्रण है।
माँ का बच्चे को नहलाना, कपड़े पहनाना और बाल संवारना जैसे घरेलू दृश्य बहुत ही सजीव तरीके से प्रस्तुत किए हैं। देख रहे हैं आप बड़ा शानदार तरीके से। और फिर लोक जीवन की झांकी, लोक जीवन और हमारे पर्व भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यही केंद्रीय भाव है। ये 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना। वात्सल्य रस, जिसमें आप लिख सकते हो माँ और बच्चे के बीच में पूरी कविता आपने पढ़ी तो वो सारी जो घटनाक्रम है उसको बिल्कुल शॉर्ट में आपको 1 लाइन में 2 लाइन में, और साथ ही साथ लोक जीवन और हमारे पर्वों की जो बात हुई है, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहारों का वर्णन है। दियों की रोशनी और राखी के लच्छों की चमक के माध्यम से भारतीय संस्कृति और रिश्तों की मिठास को भी कवि ने इस कविता के माध्यम से दर्शाया है। तो ये हो गया इसका केंद्रीय भाव। नेक्स्ट देखो, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और अब महत्वपूर्ण 2 व्याख्याएं हम करेंगे। पहली व्याख्या ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर परीक्षा में इस टॉपिक से आपकी व्याख्या शामिल की जाती है तो या तो ये या फिर नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं उसके अलावा नहीं आएगी, तो ये जरूर आप अच्छी तरह से तैयार करें। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। आप देखिए एक माँ अपने बच्चे को किस तरीके से आंगन में लेकर के अपनी गोद में अपने हाथों में लेकर के खड़ी है। तो ये जो है ना, अगर आपका ये आ गया परीक्षा में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है संदर्भ। ठीक है ना, जैसा कि हम सप्रसंग व्याख्या में संदर्भ लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट व्याख्या भी लिख देते हैं, सप्रसंग भी लिख देते हैं, कैसे भी करके, पर आपको सिस्टम से चलना है ताकि नंबर नहीं कटे। पूरे में से पूरे नंबर लेने हमारा ये टारगेट है। तो संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं या पद्यांश जो है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित जो कवि हैं फिराक गोरखपुरी साहब की रुबाइयों से लिया गया है। उसके बाद फिर प्रसंग लिखना है। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, नंबर 1 पे आपका संदर्भ हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रसंग। आपको लिखना है कि इन पंक्तियों में कवि जो है एक माँ और बच्चे के बीच का जो निश्चल प्रेम है उसको दर्शा रहा है। और फिर आप लिखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या में आपको यहाँ से लिखना है कि माँ अपने बच्चे, जो चांद का टुकड़ा है माँ के लिए, को आंगन में लेकर के खड़ी है। वह उसे प्यार से हवा में उछालती है, लौका देना जिसे कहा गया है, जिससे बच्चा खुश होकर खिलखिलाता है। यह चांद का टुकड़ा बच्चे के लिए प्रयुक्त एक सुंदर रूपक है। अब जब आप लिखेंगे विशेष, तो उसमें विशेष में आप लिखते ना, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है ना, रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। भाषा सिंपल सरल है और माँ और बच्चे के बीच के प्रेम का वर्णन यहाँ पे किया गया है। ऐसे 3 पॉइंट आपको लिख देना है, शानदार आपकी एक व्याख्या हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट जो एक और व्याख्या हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये है हमारे भारतीय पर्वों से रिलेटेड है, त्योहार से रिलेटेड है, इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है। वो भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, माँ और बच्चे के बीच के प्रेम को दर्शाया गया है। और ये भी अच्छी महत्वपूर्ण है। पंक्तियां है कि रक्षाबंधन की सुबह रस की पूतली, भाई के बांधती चमकती राखी। अब इसको भी फिर वापस आपको वही संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। और इसमें व्याख्या में जो आप लिखेंगे उसमें लिखना कि रक्षाबंधन के दिन सावन की हल्की घटाएं आसमान में छाई हुई हैं। रस की पुतली बहन को कहा गया है। जैसे रस की जो पुतली होती है वो मिठास से भरी होती है, तो अभी बहन भी बड़े प्रेम से, मिठास से भरी हुई है, खुशी से भरी हुई है। राखी के धागे जो लच्छे हैं जैसे भाई के हाथ में बांध रही है, बिल्कुल बिजली की तरह चमक रहे हैं, जो भाई बहन के पवित्र और उज्जवल प्रेम का प्रतीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आप चाहते हो ना कि इसी तरीके से हमारा कंप्लीट रिवीजन हर सब्जेक्ट का हो जाए, तो आप इस कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट डाल देना। जैसा आप कमेंट डालेंगे उसके अकॉर्डिंग में नेक्स्ट आपका चैप्टर, नेक्स्ट आपकी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट कहेंगे वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। आपके प्रत्येक कवि और लेखक का जो परिचय उसको बड़ी ट्रिक के साथ हम तैयार कर लेंगे। आपको बड़ी शानदार ट्रिक मैं दूंगा, जो ट्रिक आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि बाकी जो ट्रिक आप बनाते हैं ना उसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, किस लेखक का किस में मिक्स हो जाता है। लेकिन इस तरीके से जो ट्रिक के साथ याद करोगे तो मिक्स भी नहीं होगा और शानदार तरीके से आपको याद भी रहने वाला है। साथ ही साथ हमारी लाइव क्लास होती है बच्चों, शाम को 7 बजे, अभी टाइम हमने चेंज कर दिया है, शाम को 7 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है। तो लाइव क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हम एमसीक्यूज करते हैं। बड़ी मैराथन क्लासेस चलती है जहां पे हम जो है बड़े अच्छे इंपोर्टेंट परीक्षा में आने वाले एमसीक्यूज की लाइव क्लासेस चलाते हैं।
उसी तरह से जैसे ये क्लास चल रही है रिवीजन की, ऐसे हमारी हिंदी साहित्य की, इंग्लिश की, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सारी क्लासें हम आपको यहाँ पे अवेलेबल कराने वाले हैं। ये कंप्लीट नोट्स और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है बच्चों। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा EDUCATION एजुकेशन और RISE ये हमारा ऐप है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और वहां पे आपको कंप्लीट पीडीएफ के रूप में नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी है, हैंड रिटन नोट्स भी है, और वहां पे ऑनलाइन टेस्ट भी है, क्वेश्चन आंसर्स भी है, वीडियोस भी है। आप उन नोट्स को डाउनलोड करके प्रिंट भी ले सकते हैं, सारी चीजें अवेलेबल है। और नोट्स तो बिल्कुल सिंपल, ओनली 21 रुपए में हम आपको पूरे नोट्स, पूरे सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल करवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वहां पे चलते हैं। तो अब हम करेंगे बहुविकल्पात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने है कि फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या था। तो अभी हमने जब इनका परिचय याद किया तो वहां पे हमने इनके लिए रघुपति सहाय आपको बताया था। तो आप पहला ऑप्शन जो है ना, ए रघुपति सहाय जो है वो याद रखना है। इनका मूल नाम था रघुपति सहाय। आइए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय खराब न करके तुरंत हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि रुबाइया में किस रस की प्रधानता है। तो रस आप समझ देखो, वीर रस तो कहां होता है, जहां पे जोश, हिम्मत और लड़ाई झगड़े की बात हो। श्रृंगार रस कहां होता है, जहां नायक नायिका के मिलन की बात हो। वात्सल्य रस कहां होता है, जहां माँ और बेटे के या माता पिता और पुत्र पुत्री के बीच के प्रेम की बात हो। और करुण रस वहां होता है जहां पे हमें किसी पर दया दुख की बात होती हो। तो अभी वात्सल्य रस की हम बात करेंगे, क्योंकि इसमें एक माँ और बच्चे के बीच के प्रेम का वर्णन किया गया है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे वात्सल्य रस है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि रुबाइया छंद की क्या विशेषता है। जैसे हमने हिंदी साहित्य में छंद पढ़ते हैं ना, गीतिका छंद, हरि गीतिका छंद, सवैया, दोहा, बहुत सारे छंद होते हैं। तो जैसे उसमें गीतिका छंद है तो छंद में 4 पंक्तियां होती है, प्रत्येक पंक्ति में समान समान 26-26 मात्राएं होती है, इसलिए इसे हम समवर्णिक छंद कहते हैं, वो उसकी विशेषता होती है। इसी तरीके से रुबाइया भी एक छंद है, जो उर्दू में इसे रुबाइया कहा गया है, तो इसकी भी अपनी विशेषताएं होती है। तो चूंकि इसमें क्या होता है, इसमें 2 पंक्तियां होती है, नहीं होती, इसमें 4 पंक्तियां होती है, और पंक्ति को हम चरण भी कहते हैं। तो इसमें 4 चरण होते हैं। तो अगर परीक्षा में आता है कि इसमें 4 चरण होते हैं तो बिल्कुल सही बात है, और इसमें 4 पंक्तियां होती है तो भी सही बात है। तो आपको इसका राइट आंसर करना है बी, कि इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, पहले, दूसरी और चौथी में तुक होता है। तुक का मतलब होता है अंतिम ध्वनि मिलती है, लास्ट का जो शब्द होता है ना उसकी सेम ध्वनि आती है, तो उसे तुक कहते हैं। तो अब जो रुबाइया है उसमें क्या होता है कि इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब 4 पंक्तियां होती है, और पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति का जो अंतिम शब्द है उसमें इसमें तीनों में तुक मिलेगा, केवल तीसरी में नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना, ये इसकी विशेषता है रुबाइया की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट आंसर हो गया, इसमें 4 पंक्तियां होती है या फिर इसमें 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट देखो, बच्चा किसे लेने की जिद कर रहा है। खिलौना, मिठाई, चांद या पतंग। तो सभी को पता है बच्चा चांद लेने की जिद करता है, कहता है माँ मैं तो वही चांद लूंगा, है ना। तो चांद लेने की, तब माँ उसे जो है वो दर्पण में चांद दिखाते हुए उसे बहला देती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि राखी के लच्छे की तुलना किससे की गई है। तो जो हाथ में, भाई के हाथ में जो राखी बांधी है, चूंकि वो चमक रही है, और चमकती हुई राखी की तुलना यहां बिजली की चमक से की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, बिजली की चमक से, क्योंकि बिजली, अभी इसकी चमक जो है वो ऐसे लग रही जैसे मानो आकाश में बिजली चमक रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिवाली की शाम घर कैसा लगता है। तो आप सोचिए कि जब घर जो है वो सजाया हुआ है, पूता हुआ है, रंगीन है, तो पूता हुआ घर और सजा हुआ घर जो है वो दिवाली की शाम को बड़ा शानदार, बड़ा ही एक मनोरम दृश्य जो है वो होता है, वो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि मां बच्चे के उलझे हुए बाल कैसे सुलझाती है। मां बच्चे के गेंसुओं में कंघी करके जो है उसके बाल क्या करती है भाई, सुलझाती है। तो राइट आंसर रहेगा कंघी करके उन्हें सुलझाती है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट कि रक्षाबंधन पर आसमान में क्या छाया हुआ है। तो रक्षाबंधन पर आसमान में हल्की सी घटा छाई हुई है।
प्रश्न के हल्की सी घटा जो है वो आसमान में छाई हुई है। आप देख पा रहे हैं चित्र के माध्यम से हर इमेज में आपको पिक्चर भी मिल रही है, ताकि एक बार हमारे विजुअलाइज हो जाए चीजें दिमाग में पिक्चर की तरह अगर बैठ जाए। जैसे बिंब होता है ना, कविता में कवि क्या करता है, बिंब क्रिएट करता है, तो बिंब के माध्यम से चीजें हमें जल्दी याद हो जाती है। तो हमारा भी उद्देश्य है कि हर प्रश्न में, हर सिचुएशन में आपको एक इमेज क्रिएट करके आपको याद करा दिया जाए, तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 9वां प्रश्न है कि रस की पुतली किसे कहा गया है। तो यहां रस की पुतली बांधती है भाई के राखी, तो कौन बांध रहा है राखी, भाई के बहन, तो बहन को जो है वो रस की पुतली कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला 10वां कि फिराक गोरखपुरी का जन्म कहां हुआ था। तो हमने याद किया ना, रघुपति सहाय गोरखपुर में जन्मे थे, तो यहां पे राइट आंसर रहेगा इनका जन्म गोरखपुर में 1896 में हुआ था। याद भी रखना है, सन भी याद रखेंगे, 1896 की बात है, याद किया था ना, 1896 में रघुपति सहाय गोरखपुरी का जन्म जो है वो रघुपति सहाय का जन्म गोरखपुर में 1896 में हुआ था। इलाहाबाद से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया था। अब हमारे 10 एमसीक्यूज तो पूरे हो गए और 10 वन लाइनर प्रश्न बिल्कुल मैं सिर्फ 1 मिनट में आपको बता देता हूं। पहला प्रश्न है फिराक गोरखपुरी की शिक्षा कहां से पूरी हुई, तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया था। दूसरा प्रश्न है लौका देना मुहावरे का अर्थ क्या है। ध्यान रखना सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो बच्चे को ऐसे हवा में उछालने को लौका देना कहा गया है। नेक्स्ट है मां बच्चे को चांद का टुकड़ा कैसे देती है, तो उसको दर्पण में दिखाती, ले बेटा ये चांद। उसके बाद दिवाली पर रूपवती के मुख पर क्या होता है, तो एक नरम दमक हल्की सी चमक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है रुबाइयों की भाषा कैसी होती है। उर्दू, हिंदी और लोक भाषा का मिश्रण जो है वो रुबाई की भाषा होती है। 5 और प्रश्न देख लीजिए। रक्षाबंधन का त्योहार किस महीने में आता है, तो श्रावण महीने में रक्षाबंधन का त्योहार आता है। नेक्स्ट है बच्चा अपनी माँ की ओर कैसे देखता है। घुटनों में मचलते हुए जो है वो बच्चा अपनी माँ की ओर देखता है। गहजे, गजे का अर्थ क्या है, तो एकटक देखना या घूरना। नेक्स्ट है घर में किसके नन्हे नन्हे हाथ से दिए जलाए जाते हैं, बच्चे के या घर की लक्ष्मी के। और फिर है कि फिराक ने किस विद्या को हिंदी में नया रूप दिया है, तो इन्होंने रुबाई को उर्दू छंद के माध्यम से एक नया रूप जो है वो दिया है। और इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। बताइए बच्चों कैसा लगा आपको, ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइए, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके फीडबैक से हमें मोरल सपोर्ट मिलता है। जितना आपका मोरल सपोर्ट मिलेगा, जितना आप इस क्लास को लाइक करेंगे, जितना आप इस क्लास को हाइप करेंगे, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उतने ही ज़्यादा क्लासें हम आपके लिए ला पाएंगे। इसलिए इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पढ़ते रहें और लगातार क्लासें कंप्लीटली देखते रहें। बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। और अब हम नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।